देखो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर्स के बारे में सॉरी जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। हमने इंडक्शन जो मेथड था चार्जिंग का, उसमें तो सीखा ही था कि भाई कोई कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो या फिर कोई दूसरे चार्ज के पास में रखते हो तो उसमें तो पोलैरिटी इंड्यूस होती ही होती है नेचुरली, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। कोई उनमें चार्ज कैरियर पार्टिकल्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस नहीं होते, फिर भी उनमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो कैसे डेवलप होती है पोलैरिटी, हमने समझा। जो डाइलेक्ट्रिक हैं वो दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर में स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल डाइपोल्स हैं, मॉलिक्यूल स्तर पे जो छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। रैंडमली अरेंज होने के कारण उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो रहता है, और उस वजह से कोई भी वो अपने आसपास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करते। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। जितने भी डाइपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, उनकी वजह से कोई नेट डाइपोल मोमेंट बनता है, और उस वजह से हमें जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ना। तो यहाँ तक हमने समझा। एक पोलैरिटी का एक फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि कितना पोलराइजेशन हुआ, है ना। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को एक टर्म बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, पोलराइजेशन मैथमेटिकली मैथमेटिकली डिफाइंड एस। मैथमेटिकली देखो पोलराइजेशन डिफाइन कैसे करते हैं कि पोलराइजेशन जो है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट था उसमें अगर वॉल्यूम का डिवाइड कर दें, पर यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, पोलराइजेशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। डाइपोल मोमेंट हो गया, क्योंकि देखो जो भी पोलराइजेशन डेवलप हुआ है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जिस तरह से प्लस माइनस ऐसे मैंने बताया, डाइपोल्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं। तो इसके कोई यूनिट वॉल्यूम में, मतलब छोटा सा रीजन हमने ले लिया, उस छोटे से रीजन का जो डाइपोल मोमेंट है वही क्या होता है, उसका पोलराइजेशन होता है। समझ में आई बात। अब ये पोलराइजेशन होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला दिया गया है कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई ई। ये आपके एक एनसीईआरटी में फॉर्मूला है। यहाँ पे P तो है पोलराइजेशन, P क्या है, पोलराइजेशन। एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते हैं क्या होते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। ये तो अभी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। जो काई ई है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और ई हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। तो इस तरह से एक ये फॉर्मुलेशन है जो हमने कल पोलराइजेशन पढ़ा, कि कितना पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। ओके, कुछ और मैथमेटिकल फॉर्मूले यहाँ पे डेराइव करने के लिए होते हैं। जैसे मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अपोजिट पोलैरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इंड्यूस होता है ना।
अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो मैं इस डाइलेक्ट्रिक को ऐसे ले सकता हूँ कि इसके इस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है और इस तरफ क्या इंड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन तो इधर है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पीछे की ओर है ना। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, ई नेट इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, ई नेट इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, इसकी जो वैल्यू होगी ई नेट की वैल्यू, ये क्या होगी, जो बाहर वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है उसमें से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस ई इंड्यूस हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, अब ई माइनस ई इंड्यूस हो जाएगी, इससे भी एक फॉर्मूला बनता है, पहले यहाँ तक नोट करिए फिर उस फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। एक और बात यहाँ पे देखो आपको समझने की है कि ये तो अभी अपन डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होके कंडक्टर होता, क्या होता, कंडक्टर, तो उस केस में देखो क्या होता है, इफ देयर इज कंडक्टर, कंडक्टर में के केस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती तो है पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही क्या हो जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बात भी ध्यान रखना कि कंडक्टर्स के केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा होता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है, इस वजह से कंडक्टर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जो कि हम जानते हैं, हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ कंडक्टर्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक field is large such that it cancel out external electric field, so net E electric field is zero. So net electric field inside conductor is जीरो। ये एक पोलराइजेशन से ही हम समझ सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। समझ में आई बात? ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ने के बाद, नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कैपेसिटर्स। आप पंखे वगैरह में जब कभी देखा हो, पंखे को खोलते हैं तो वहाँ पे एक गोल गोल सिलेंडर शेप का एक आपको डिवाइस देखने को मिलता है, उस डिवाइस को एक कैपेसिटर कहा जाता है। कैपेसिटर जो होता है वो इंस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए काम आने वाले एक डिवाइस होता है। तो इंस्टेंट वोल्टेज ये सप्लाई कैसे करता है, क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर किया हुआ होता है। क्या स्टोर किया होता है, चार्ज स्टोर किया होता है। कभी कभी हम मेन सप्लाई से जब लाइट को पंखे में भेजते हैं तो मेन सप्लाई में वोल्टेज का कोई फ्लक्चुएशन अगर आए तो उस वजह से पंखा हमारा चले नहीं चले, कुछ गड़बड़ हो सकती है। उस वजह से कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर मान लो हमें कम, मान लो वोल्टेज पीछे से मिल रहा है, तो कैपेसिटर अगर हाई वोल्टेज पे चार्ज है तो वो क्या करेगा कि पंखे का भी वोल्टेज बढ़ा देगा, जिससे पंखा तेज चलने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पंखे की स्पीड धीरे हो जाती है तो उसका कैपेसिटर चेंज करते पंखे की स्पीड वापस सही हो जाती है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया जाता है जिसपे चार्ज स्टोर होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है। उसी के बारे में इस पार्ट में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर्स क्या होता है, ए डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, ए डिवाइस which stores
चार्ज, एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सकती है। चार्ज की स्टोरेज की बात चल रही है। तो चार्ज स्टोर करना है तो हम पहली बात तो हम कैसा मटेरियल लें, हम एक कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, क्योंकि चार्ज स्टोर करना है तो चार्ज फ्लो तो करना चाहिए। मान लो मैं क्यू चार्ज देता हूँ किसी कंडक्टर को, तो वो कंडक्टर के ऊपर पूरा फैल जाएगा, पूरी तरह से कंडक्टर के ऊपर इधर उधर सब जगह जा सकता है, आसानी से कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। तो कोई भी अगर मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो मैं उसका मटेरियल कैसा लूँगा, कंडक्टर लूँगा। तो पहली बात, कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड बाय कंडक्टिंग मटेरियल। कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड बाय capacitors are formed by conducting materials। सबसे पहली बात तो अब जैसे जैसे इस कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज अपन देंगे, जैसे जैसे इस चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कंडक्टिंग मटेरियल का पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ता है ना। जैसे कोई चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ए क्यू अपॉन आर। तो क्यू बढ़ता है तो वी भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एच चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑन कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक बात ये भी हो जाएगी कि एज चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कंडक्टर का चार्ज बढ़ता है उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो Q है वो प्रोपोर्शनल टू V है, ऐसा लिखा जा सकता है ना, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो Q बराबर क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट और आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या आता है, C आता है। तो एक फॉर्मूला आता है Q बराबर CV। यहाँ पे C जो है, जो कि है चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशो। कोई बॉडी पे चार्ज है और उस बॉडी का वोल्टेज पोटेंशियल मान लो V है, तो उस बॉडी के चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो क्या होता है, कैपेसिटेंस होती है ना। हियर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, हियर C इज कॉल्ड व्हाट, कैपेसिटेंस, जिसको कैपेसिटेंस बोला जाता है, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी चार्ज की तो है कूलाम और उसकी है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। तो एक कूलाम पर वोल्ट जो होता है उसको हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को डिफाइन कर लिए एक नया यूनिट सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है नई, उसको बोलते हैं फेराड। क्या बोलते हैं, फेराड। शॉर्ट में इसको बोलेंगे 1F। क्या बोलेंगे, 1F। तो एक गुलाम पर वोल्ट जो है वो कितने किसके बराबर है, एक फेराड के बराबर है, 1F के बराबर है। समझ में आई बात, एक गुलाम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेराड। फेराड वैसे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी होती है, इसलिए फेराड की जगह मिली फेराड और माइक्रो फेराड ज़्यादा प्रचलित है ना, ज़्यादा तो माइक्रो फेराड है। तो यहाँ पे फेराड इज ए लार्ज क्वांटिटी, फेराड इज ए लार्ज क्वांटिटी of capacitance. So usually microfarad is used। क्या यूज करते हैं, माइक्रोफेराड यूज करते हैं। और एक माइक्रोफेराड किसके बराबर हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ फेराड के बराबर होगा। ठीक है। तो जनरली जितने भी कैपेसिटेंस अगर आप देखोगे उसमें क्या यूज हो रहा होगा, माइक्रोफेराड यूज हो रहा होगा। एक बात यहाँ पे यह है कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, चार्ज की वैल्यू घटेगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी घटेगी। पर ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बात ध्यान रखना, नोट कि वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही वोल्टेज पे
डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक कांस्टेंट है किसका, किसी बॉडी का। अब जो नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है कि अगर आपको किसी बॉडी पे चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, किसी बॉडी पे चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो उस बॉडी पे चार्ज बढ़ाओगे बढ़ाओगे, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे ही इस बॉडी पे चार्ज आप लेके आते हो, तो इस बॉडी पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज होगा वो क्या करेगा, इस आने वाले चार्ज का रिपल्शन करेगा। जैसे मान लो मैं एक बॉडी वन ले लेता हूं, इस पे कोई चार्ज आ गया है, और आप क्या करते हो, इसमें नया चार्ज लेके आते हो। कोई मान लो मैं नया स्मॉल क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो इस बॉडी पे ऑलरेडी जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना। तो इस बॉडी के चार्ज को रिपल्शन की वजह से इस बॉडी पे कोई ना कोई वर्क डन होगा, है ना, कोई नेगेटिव वर्क डन होगा, कोई भी वर्क डन होगा। वो वर्क डन क्या होगा, क्यू इंटू वोल्टेज। जो भी इस बॉडी पे वोल्टेज मान लो वी है, पोटेंशियल, तो वो इस चार्ज पे कितना वर्क करेगा, क्यू इंटू वी करेगा। अब इस बॉडी के द्वारा किया जाने वाला जो वर्क है उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इस बॉडी के पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल कम कैसे करें, या तो इसमें से चार्ज रिड्यूस कर दें, या फिर क्या करते हैं हम इसके पास में कोई दूसरी बॉडी ऐसी ले आते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हो। कैसी हो, नेगेटिवली चार्ज हो। अब नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी, देखो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इस बॉडी के ऊपर के पोटेंशियल को ये क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। तो इस बॉडी इस चार्ज आने वाला जो चार्ज है उसको रिपल्शन कम मिलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके इस पे और ज़्यादा होल्ड करवा देगा। तो अगर आपको कोई कैपेसिटर का चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी के पास में दूसरी अपोजिटली चार्ज बॉडी लेके आते हैं। समझ में आई बात। देखो हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमें वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वोल्टेज कम कैसे करेंगे, कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास में ले आएंगे। क्यों, क्योंकि इस बॉडी की वजह से मान लो कोई के क्यू अपन आर हुआ यहाँ पे पोटेंशियल, तो इस बॉडी की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू अपन आर माइनस का, तो प्लस वाले में से माइनस का जाएगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर्स टू opposite charged bodies are kept near to each other। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के पास में रखते हैं। जैसे हम आगे कैपेसिटर्स को जब बनाते हैं, जब टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं, तीन तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट। अपने सिलेबस में बोर्ड के हिसाब से तो पैरेलल प्लेट है, कंपटीशन में स्फेरिकल और सिलेंडर भी पढ़ाता हूँ। तो अपन अभी देखेंगे कि उनमें अपोजिट जो चार्ज की प्लेटें लेंगे दो, तो एक तो पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी। तो क्यों लिया जाता है उसका कारण आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसलिए लिया जाता है। समझ में आई बात, ये चीज़ नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर्स का बेसिक फंडामेंटल समझा कि कंडक्टिंग बॉडीज होती है कैपेसिटर में, और दो अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज को एक दूसरे के आसपास रखते हैं, तो उससे हमारा कैपेसिटर डेवलप होता है। कैपेसिटर के टाइप्स लें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं मेनली। तो एक तो होता है पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में क्या होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं,
इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज रहता है। इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, हमारे बोर्ड के सिलेबस में। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी दो आते हैं। एक तो आता है आइसोलेटेड स्फेयर, आइसोलेटेड स्फेयर में क्या होता है, एक खाली स्फेयर लिया और उस कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर चार्ज को स्टोर कराने का प्रयास किया। और यह होता है कंसेंट्रिक स्फेयर्स। कंसेंट्रिक स्फेयर में क्या होता है, दो अपोजिटली चार्ज स्फेयर्स एक के अंदर एक होता है। एक स्फेयर बाहर होता है, एक अंदर होता है। अंदर वाले पे मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बाहर वाले की अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं दोनों एक दूसरे में। और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। इसमें दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर अंदर होता है और एक सिलेंडर बाहर होता है, इस तरह से। एक सिलेंडर अंदर और एक बाहर। अंदर वाले पे प्लस 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 चार्ज, बाहर वाले की इनर सरफेस पे माइनस चार्ज रहता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो सिलेंडर कैपेसिटर का रहता है। अपन को तो कौन सा पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें कौन सा पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, वो सब हमें देखना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे 12th बोर्ड में केवल इतना सही है। ये दोनों कंपटीशन की तैयारी में पढ़ते हैं हम, तो अभी 12th बोर्ड के हिसाब से देखना है तो केवल इतना ही देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मान लो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, जस्ट आमने सामने रहती है। तो आमने सामने होने की वजह से देखो, इनके प्लेट्स के इस तरफ और इस तरफ कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज केवल क्या आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा, अंदर वाले पार्ट में प्लस का चार्ज आ गया मान लो, और इधर वाले पार्ट में आ जाएगा कोई माइनस का चार्ज। तो दो प्लेट्स होती हैं जिन पे मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन नेचर में अपोजिट चार्ज स्टोर किया जाता है। मान लो इस प्लेट की चार्ज की डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो इसकी क्या डेंसिटी होगी, माइनस सिग्मा रहेगी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसकी प्लस सिग्मा, उसकी माइनस सिग्मा। मान लीजिए इस पे प्लस क्यू है तो इस पे क्या है, कोई माइनस क्यू है। इस प्लेट का एरिया ए है, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है मान लो डी। तो जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, दो अपोजिटली चार्ज्ड, टू अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स आर kept near to each other, near to each other। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाता है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और सॉरी, सिग्मा बराबर कितना, क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर हम आगे देखो, देखते हैं सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। अगर मैं इस रीजन में ए, इस रीजन को ए बोलूं, इसको मैंने बी बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया कोई सी। ठीक है। तो मैं ए पे, बी पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो ए पे, बी पे और सी पे देखना चाहते हैं। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, E इज इक्वल टू, ये जो प्लेट है, प्लेट अगर कोई है, कोई इनफाइनाइट प्लेट होती है,
इनफाइनाइट प्लेट के जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन था। अगर आपको पता हो कोई भी इनफाइनाइट प्लेट है तो उसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो देखो इस प्लेट पे जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी उसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ होगा। जो प्लस सिग्मा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ, ई माइनस सिग्मा का। होगा नहीं होगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो प्लस सिग्मा वाले की वजह से हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लिया मैंने माइनस का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन। इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगी? उस तरफ होगी। तो उसको क्या लिया? प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो बी पॉइंट है, सॉरी बी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इस पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा ई प्लस का सिग्मा आगे की ओर, और नेगेटिव वाले प्लेट की वजह से आ जाएगा ई माइनस सिग्मा पीछे की ओर। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का, नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का। तो कितना हो गया? 0। तो ए और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कितने आएंगे? 0 0 आएंगे। अब बी पे देखते हैं। देखो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी इस प्लेट की वजह से इस तरफ, है ना, प्लस का सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। इस बार दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं ना। तो एक का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और दूसरे के भी क्या है? तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन हाफ, और हाफ क्या होता है? 1। तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैं इसको बोल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, इससे आगे हम कैपेसिटर का फॉर्मूला देखेंगे। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। मान लो दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। लेट V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच का V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ? लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल आ जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच की डिस्टेंस कितनी? डी। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। तो ए इंटू डी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाएगा। जैसे हमें फॉर्मूला पता है ना, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए से डी ई डॉट डी एल। ऐसा होता है ना। तो ई बाहर ले लेंगे, ई और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री। फिर ई डॉट डी एल डी एल डी एल डी एल करोगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ई इंटू डी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही आ जाएगा, और वो क्या है? वी। तो वी बराबर क्या हो गया? ई इंटू डी। इसका मतलब वी इज इक्वल टू ई। ई कितना है अपना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी है। अब सिग्मा तो क्या होता है अपना? क्यू बाई ए होता है। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो होती है क्यू बाई ए। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे आता है? क्यू बराबर सी वी से आता है ना। जो कैपेसिटेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला, कोई अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, वोल्टेज वी है, तो क्यू बराबर क्या होता है? सी वी होता है। तो यहाँ पे मैं क्यू में वी का डिवाइड करूँ, मैं क्यू और वी का डिवाइड करूँ तो मेरे को सी मिल जाएगा, है ना।
तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, क्यू अपॉन बी के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रहना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर एरिया बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस कम करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तो उस केस में एरिया उसका प्लेटों का बढ़ाना पड़ेगा और डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाए बोर्ड में कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डराइव कीजिए, तो डराइव करने का जो तरीका है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल क्या होगा, अंदर ही होगा। कितना होगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसकी सहायता से हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डराइव कर लिया। ये चीज़ नोट कर लीजिए फटाफट। जैसे मैंने एक बात बोली थी कि भाई जो एक फैराडे है वो बहुत बड़ी यूनिट है। एनसीईआरटी ने आपको इस चीज़ को फील कराने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई कैपेसिटेंस 1 फैराडे का जनरेट करना है ना, जिनके बीच की डिस्टेंस, जो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो बताओ ऐसे कैपेसिटर का एरिया कितना होगा। हमें कोई 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है और उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है, 1 सेंटीमीटर रखनी है। तो बताओ ऐसी प्लेटों का एरिया कितना होगा, है ना। तो ऐसे केस में अभी हमने देखा कि कैपेसिटेंस सी बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एरिया कितना हो जाएगा, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी कितना, 1 फैराड, डी कितना है 10⁻⁴ 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² लिख लिया। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, -12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है लगभग आती है 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। कितना आया है, 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 10⁻⁵ में होता है 1 लाख, 6 में होता है 10 लाख, है ना। 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ मीटर स्क्वायर एरिया है। इसको जनरेट करना है अगर आपको, तो 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर लंबी चौड़ी प्लेटें रखनी पड़ेगी, तब जाके 1 फैराड का कैपेसिटेंस जनरेट होगा। तो उसका मतलब इतनी बड़ी प्लेट का एरिया तो पॉसिबल नहीं है जनरेट करना। तो 1 फैराड क्या है, इसका मतलब बहुत बड़ी यूनिट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे।